हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम सब डीएड SCVI का थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर अर्थात उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है, इस पेपर का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी ने यूनिट 4 के अंतर्गत सब यूनिट 4.1 का अध्ययन किया। अब आगे हम इस वीडियो में सब यूनिट 4.2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 है हमारा निःशक्त जन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 अर्थात PWD एक्ट 1995, जिसे पर्सन विथ डिसेबिलिटी भी कहा जाता है। इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। निःशक्त जन अधिकार या अधिनियम एशिया और प्रशांत क्षेत्र संबंधी आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की एशियाई और प्रांत क्षेत्र दशाब्दी 1993 से 2002 को आरंभ करने के लिए 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 1992 को पेंचिंग में बुलाए गए अधिवेशन में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता संबंधी उद्घोषणा को अंगीकृत करने के पश्चात अस्तित्व में आया। ने भी उक्त घोषणा को स्वीकार किया। तदुपरांत भारत गणराज्य के 46वें वर्ष में संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। यदि हम सरल भाषा में जाने कि पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 क्या है, तो निःशक्त जन अधिनियम को निःशक्त जन समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर, समान अधिकार तथा राष्ट्र निर्माण में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं कदम है। दिव्यांगजनों के प्रति असामान्य व्यवहार, दया भाव तथा अक्षमता के मनोभावों का निराकरण करने हेतु तथा देश की एक बहुत बड़ी आबादी का लगभग 4% को समाजोपयोगी बनाने हेतु भारत सरकार ने 1995 में PWD एक्ट 1995 अपनी दोनों सर्वोच्च संस्थाएं लोकसभा, राज्यसभा में पारित कराकर राष्ट्रपति के स्वीकृति से इसे देश में लागू करा दिया। आधिकारिक तौर पर दिव्यांगजनों हेतु इससे पहले कोई भी राष्ट्रीय कानून इतना प्रभावपूर्ण नहीं रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास को बढ़ावा देने से संबंधित सभी पहलुओं को, जैसे शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान, अवरोध मुक्त वातावरण, जनशक्ति विकास एवं विशेष प्रकार की बीमा योजनाओं को सम्मिलित किया गया। अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में यह अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान समय में भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग अधिकार संधि पत्र
UNCRPD के अनुमोदन के पश्चात यह आवश्यक हो गया कि इस देश के कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्र के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तन लाए जाएं। 1995 ईस्वी के बाद लगभग 2006 आते आते यह महसूस किया जाने लगा कि PWD एक्ट 1995 दिव्यांग वर्ग के अधिकारों की रक्षा हेतु उन्हें समाज में स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके कारण भारत सरकार तथा तत्कालीन राज्य सरकारों ने नए विधेयक को लाने का विचार किया, जो PWD एक्ट 1995 का नया रूप तथा नई परिस्थितियों से सम्मिलित था। नियम की मुख्यतः 14 अध्यायों में व्याख्या की गई। अध्याय 1 प्रारंभिक अध्याय में मुख्यतः ढांचागत तथ्यों एवं विकलांगता के प्रकारों एवं उनकी परिभाषाओं पर विचार किया गया है। इसके साथ ही साथ इस अध्याय में निःशक्त जनों के नियोजन, उनकी पुनर्स्थापना, पुनर्वास एवं रोजगार संबंधी संप्रत्ययों की व्याख्या की गई है। निःशक्त जन अधिकार 1995 में 7 प्रकार की विकलांगताओं की भी व्याख्या है, जो इस अध्याय में की गई है। नंबर 1 दृष्टिबाधिता, नंबर 2 अल्पदृष्टिबाधिता, नंबर 3 कुष्ठ रोग मुक्त, नंबर 4 श्रवण बाधिता, नंबर 5 चलन निःशक्तता, नंबर 6 मानसिक मंदता और अंतिम में नंबर 7 मानसिक रोग। इन 7 प्रकार की विकलांगताओं को प्रारंभिक या फिर अध्याय 1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अध्याय 2 केंद्रीय समन्वय समिति। दूसरे अध्याय में मुख्यतः बताया गया है कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई शक्तियों की सहायता से अधिनियम की शर्तों, प्राविधानों का पालन कराने एवं कार्य करने लेती है। इस समिति का गठन अनेक सदस्यों से मिलकर किया गया। कल्याण विभाग का मंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा एवं केंद्रीय सरकार के कल्याण विभाग का राज्य मंत्री उपाध्यक्ष। भारत सरकार के कल्याण विभाग शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, व्यय, कार्मिक प्रशिक्षण और लोक शिकायत, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, शहरी कार्य और नियोजन एवं प्रौद्योगिकी, विधि कार्य, लोक उद्यम विभाग के भार साधक सचिव पदेन सदस्य होंगे। इनके साथ ही साथ मुख्य आयुक्त, अध्यक्ष, रेल बोर्ड महानिदेशक, श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये सभी पदेन सदस्य होंगे तथा संसद के 3 सदस्य, जिनमें 2 लोक सभा एवं 1 राज्यसभा के द्वारा निर्वाचित एवं 3 व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व कराने के लिए जिनको उक्त सरकार की राय में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, इस नाम से ये निर्देशित किए गए हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग संस्थान देहरादून, नंबर 2 राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, नंबर 3 राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कलकत्ता,
नंबर 4, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई पदेन सदस्य के रूप में ये सभी सम्मिलित किए जाएंगे। 3, राज्य समन्वय समिति। केंद्र समन्वय समिति की तरह ही प्रत्येक राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अधिसूचना द्वारा राज्य समन्वय समिति का गठन करेगी एवं इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगी। अध्याय 4, निःशक्तता का निर्धारण एवं शीघ्र हस्तक्षेप। निःशक्त जन अधिनियम के इस अध्याय में यह बताया गया है कि निःशक्तता की शीघ्र पहचान एवं निवारण हेतु सरकारें अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार निम्न कृत्यों को कर सकती है। नंबर 1, निःशक्तता से संबंधित सर्वेक्षण कराना। निःशक्तता की दर एवं कारणों की जानकारी हेतु अन्वेषण एवं पर्यवेक्षण कराना। नंबर 2, निःशक्तता के निवारण हेतु जन जागरण के कार्यक्रमों का संचालन करना। नंबर 3, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना। नंबर 4, जनता को सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से विकलांगता के प्रति जागरूक करना। नंबर 5, स्वास्थ्य सुरक्षा साफ सफाई के प्रति जन जागरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। निःशक्तता के निवारण हेतु किए जाने वाले उपायों को प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना। अध्याय 5, शिक्षा। निःशक्त जन अधिनियम में सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर को प्रदान करने की बात कही गई है। इसलिए सभी राज्य सरकारें एवं स्थानीय निकाय स्वयं से यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बालक को उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए निःशक्त विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में एकीकृत शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जिन बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता है उसके लिए राज्य एवं स्थानीय निकाय विशेष शिक्षा एवं उनकी विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ताकि वह आत्मनिर्भर हो सके। इन सब के अतिरिक्त राज्य एवं स्थानीय निकाय अधिसूचना के अनुसार अनेक कार्य भी हैं तथा योजनाएं भी हैं। जैसे नंबर 1, अंशकालिक कक्षाओं का संचालन। नंबर 2, क्रियात्मक साक्षरता हेतु कक्षाओं का संचालन 16 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। नंबर 3, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके निःशक्त बालकों को शिक्षित करना। नंबर 4, निःशक्त बालकों को खुले विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना। निःशक्त जनों की शिक्षा में अत्यधिक श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। नंबर 6, निःशुल्क पुस्तकें एवं सहायक सामग्री उपलब्ध कराना। नंबर 7, निःशक्त बच्चों के लिए परिवहन की सुविधा प्रदान करना। 6, रोजगार। निःशक्त जन अधिनियम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यापक व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि सरकार ऐसे पदों का चयन करेगी
जिनको निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जा सके एवं उन पदों पर निःशक्त जनों की नियुक्ति करके उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता प्रदान करेगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार के नियुक्ति के समय निःशक्त जनों के लिए 3% पद आरक्षित रखे जाएंगे, जिनमें नंबर 1% दृष्टिबाधित, 1% श्रवण बाधित एवं 1% अस्थि विकलांगता से ग्रसित निःशक्तों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। निःशक्त व्यक्तियों के रोजगार की समुचित व्यवस्था के लिए विशेष रोजगार कार्यालय खोलना एवं प्राधिकारी की नियुक्ति करना, जो निःशक्तों को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता करेगा। अतिरिक्त सरकारें समय समय पर निम्न योजनाओं का भी संचालन कर सकती है, जैसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, सरकारी सेवाओं में उच्चतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करना, योजनाओं के नियंत्रण हेतु उचित प्राधिकारी का चयन करना, निःशक्त जनों के उचित रोजगार हेतु सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं एवं स्थानीय निकाय कम से कम 3% स्थान निःशक्त जनों के लिए आरक्षित रखे जाएं, ताकि इन्हें शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर प्राप्त हो सकें। अध्याय 7 सकारात्मक कार्यवाही। इस अध्याय में यह बताया गया है कि सरकारें निःशक्त जनों की सहायता हेतु सहायक यंत्र एवं अन्य साधन जो इन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो, उन्हें निःशक्त जनों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जा सके या रियायती दरों पर उपलब्ध करा सकती है। इसी प्रकार उनसे जुड़ी स्थानीय प्राधिकारी अधिसूचना जारी कर निःशक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर निम्नलिखित कार्यों हेतु भूमि आवंटन करने की योजना बना सकती है। नंबर 1 गृह कार्य, नंबर 2 व्यवसाय की स्थापना, नंबर 3 विशेष आमोद प्रमोद केंद्रों की स्थापना हेतु, नंबर 4 विशेष विद्यालयों की स्थापना हेतु, नंबर 5 अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हेतु, नंबर 6 कारखाने हेतु। अध्याय 8 विभेद न किया जाना। निःशक्त जन अधिनियम में बताया गया है कि सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक वातावरण को निःशक्त जनों के अनुकूल बनाने का प्रयास करेगी, जैसे रेल के डिब्बों, बसों, जलयानों, वायुयानों को इस तरह से बनाया जाए कि वह आसानी से उन तक पहुंच सकें। रेल के डिब्बों, जलयानों, वायुयानों और प्रतीक्षागृहों, शौचालय को निःशक्त जनों के अनुकूल बनाया जाए, जिससे व्हीलचेयर प्रयोग करने वाले व्यक्ति आसानी से उनका प्रयोग कर सकें। सरकारें एवं स्थानीय निकाय की प्राधिकरण उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अनेक सुविधाएं निःशक्त जनों को उपलब्ध करा सकते हैं। दृष्टिहीन एवं अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था करना, चौराहों, सड़कों पर लगी लाल बत्ती वाले स्थानों पर दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सर्वण संकेतों की व्यवस्था करना, रेलवे प्लेटफार्म ऊंचे बनाना,
रैंप का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों पर लिफ्ट एवं ब्रेल प्रतीकों की व्यवस्था करना। अध्याय 9 अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास। निःशक्त जन अधिनियम के अनुसार सभी सरकारें एवं स्थानीय निकाय प्राधिकरण विकलांग जनों को लाभान्वित करने हेतु क्षेत्रों में नए नए शोधों एवं अन्वेषणों को बढ़ावा देंगे। नंबर 1 निःशक्तता निवारण हेतु। नंबर 2 पुनर्वास कार्यक्रम। नंबर 3 सहायक युक्तियों के विकास हेतु जिनमें मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पहलू सम्मिलित हों। नंबर 4 निःशक्त जनों हेतु रोजगार की खोज। नंबर 5 सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डा, अस्पताल, बैंक, स्कूल आदि में अपेक्षित परिवर्तनों हेतु। 10 निःशक्त व्यक्तियों के लिए संस्थाओं को मान्यता। निःशक्त जन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी ऐसी संस्था जो निःशक्त जनों हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम का संचालन कर रही है, उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व से निःशक्त जनों हेतु संस्था का संचालन कर रहा है, तो अधिनियम के प्रारंभ होने से 6 माह तक संस्था का संचालन चालू रखा जा सकता है। यदि इस 6 माह की अवधि में संस्था द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कर दिया जाता है, तो आवेदन पर निर्णय लेने तथा संस्था का संचालन चालू रखा जा सकता है। संस्थाओं द्वारा पंजीकरण हेतु किए गए आवेदन पत्रों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जब सक्षम अधिकारी पूर्णतया संतुष्ट हो जाएगा कि संस्था विशेष बालकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी संस्था को पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। यदि संस्था को पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा मना किया जाता है, तो प्राधिकारी संस्था को उस प्रत्येक कारण से अवगत कराना होगा एवं संस्था को उचित सुनवाई का मौका सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा। संस्था द्वारा इस पंजीकरण प्रमाण पत्र का समय समय पर नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस लिए संस्था की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र को वैधता अवधि के 60 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय संस्था का पंजीकरण रद्द कर सकेगा यदि संस्था द्वारा अधिनियम के नियमों को तोड़ा गया हो एवं उसके विरुद्ध दोष सिद्ध हो चुका है। अध्याय 11 गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों हेतु संस्था। निःशक्त जन अधिनियम में यह बताया गया है कि प्रत्येक सरकार गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों को 80% से अधिक हेतु संस्थाओं का संचालन कर सकती है। यदि कोई संस्था पूर्व से ही गंभीर रूप से निःशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों हेतु कार्य कर रही है, तो राज्य सरकार उसे इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्रदान कर सकती है। सामान्यतया इस अधिनियम के अंतर्गत उन्हीं संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाएगी जो अधिनियम के नियम व शर्तों का पूर्णतः पालन करती है। अध्याय 12 निःशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त।
अधिनियम का भली प्रकार से संचालन करने हेतु केंद्र सरकार का एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करेगी। कोई व्यक्ति मुख्य आयुक्त हेतु तभी आहार्य माना जाएगा जब उसे पुनर्वास से संबंधित विषयों का विशेष ज्ञान हो एवं कम से कम 15 वर्षों का व्यवहारिक अनुभव हो। मुख्य आयुक्त को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्य आयुक्त को उसके कार्यों के निर्वहन हेतु केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो मुख्य आयुक्त के अधीन कार्य करेंगे। इनके दायित्व क्या हैं? नंबर 1, राज्यों में आयुक्तों के कार्यों का समन्वय करना। नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा निर्गत की गई निधियों एवं राज्यों का आवंटन करना एवं उसकी देखभाल करना। नंबर 3, निःशक्त व्यक्तियों हेतु उपलब्ध कराई गई सामग्रियों एवं उनके अधिकारों का संरक्षण करना। इसी प्रकार राज्यों में आयुक्तों के भी यही कार्य होते हैं एवं वह राज्य में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट मुख्य आयुक्त को भेजता है। 13, सामाजिक सुरक्षा। इस अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारें अपने पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकलांग व्यक्ति हेतु कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं एवं संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती है। निःशक्त जनों हेतु बीमा योजनाओं का संचालन ऐसे निःशक्त जन जो विशेष रोजगार कार्यालयों में 2 वर्ष की अवधि से अधिक समय से पंजीकृत हैं एवं उन्हें अभी तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, इसके लिए बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था कर सकती है। अध्याय 14, अन्य। इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्त जनों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग यदि कोई व्यक्ति छलपूर्वक करता है या उपभोग करने का प्रयास करता है तो उसे 2 वर्ष का कारावास या 20,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे कानून को लागू करने के लिए मुख्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना जारी कर आवश्यकता अनुसार नियम बना सकती है। आज इस वीडियो में हमने पर्सन विथ डिसेबिलिटी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। PWD एक्ट में हमने 14 अध्यायों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। यदि आप सभी को यह समझने में कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप सब अवश्य कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि मेरा वीडियो भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के साथ अब मैं विदा लेती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।